अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर 4 कंप्लीट करने से पहले लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाए हैं उसको एक बार रिकैप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे क्रोमैटोफोर के बारे में, मेसोजोम के बारे में बात किए थे। तो क्रोमैटोफोर और मेसोजोम के बारे में क्या बात किए थे कि क्रोमैटोफोर क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जा रहा है और वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोले, क्रोमैटोफोर। फिर बोले क्रोमैटोफोर कहां प्रेजेंट होता है, सभी बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर नहीं प्रेजेंट है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में। और पिगमेंट होने के कारण क्रोमैटोफोर से फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि वहां पे पिगमेंट प्रेजेंट है। आपको याद क्या रखना है कि क्रोमैटोफोर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। उसके बाद मेसोजोम क्या है, तो मेसोजोम भी एक सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है। ऐसे बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास में। ये मान लो सेल वॉल और इसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए थे इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक बोले क्रोमैटोफोर और एक बोले मेसोजोम, तो इसको बोल देते हैं मेसोजोम और इसको बोल देते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है। और क्रोमैटोफोर में बोले कि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पिगमेंट प्रेजेंट है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि क्रोमैटोफोर और मेसोजोम क्या है, तो आपको आंसर करना है कि क्रोमैटोफोर एंड मेसोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जा रहा है और उसी इनफोल्डिंग को हम लोग बोल रहे हैं, एक स्ट्रक्चर का नाम पड़ा क्रोमैटोफोर और एक को बोले हम लोग मेसोजोम, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखवाए थे कि मेसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि मतलब जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है ना वहां पे मेसोजोम प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए वहां हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेसोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आज हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्रोमैटोफोर के बारे में बोले थे कि यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट होने के कारण यहाँ पे क्या हो सकता है, इससे फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। पिगमेंट होने के कारण यहाँ से फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो क्रोमैटोफोर है हर बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे कि हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात हो चुका है, ग्लाइकोकैलिक्स हो चुका है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर चुके हैं, सेल वॉल के बारे में बात किए। उसके बाद फिर हम लोग ये मेसोजोम के बारे में बात किए, क्रोमैटोफोर के बारे में बात किए। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है पढ़ने के लिए, एक स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियाइड, के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्लास्मिड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्मिड डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और आज हम लोग एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दिया गया था सिग्नर एंड निकोलसन के द्वारा। उस मॉडल में हम लोग समझेंगे कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ना, लिपिड बाइलेयर, वो कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था, यही हम लोग को आज देखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्मिड के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डे जो डायग्राम बनाए थे वहां पे ये सब स्ट्रक्चर था ना, इंक्लूजन बॉडी, प्लास्मिड, न्यूक्लियाइड, यही सब स्ट्रक्चर आज हम लोग फिनिश करेंगे। फिर जाके हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होगा और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और वहां पे अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर में क्या बताएं कि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। सिर्फ एक ऑर्गेनेल वहां पे प्रेजेंट है जिसका नाम क्या था, राइबोसोम। तो आज राइबोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा होता है, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा होता है, ठीक है। तो चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर टॉपिक हमारा यहाँ पे है न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। जैसे मानो एक सेल है, ऐसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल हम बना दे रहे हैं, एक सेल बनाए और सेल के अंदर में यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए, समझ में आता है, या फिर इसके अंदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसका इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोले न्यूक्लियाइड, क्या बोले, न्यूक्लियाइड बोले। न्यूक्लियाइड क्या है कि न्यूक्लियाइड मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम लोग न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं।
ये साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग तो शुरू से बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जहां पे न्यूक्लियस जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो विदाउट कवरिंग प्रेजेंट है। तो जो प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और इसका नेचर कैसा है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज नेकेड, इट इज नेकेड। ये बिना कवरिंग का है तो इसीलिए लिखे इट इज नेकेड। फिर लिख सकते हैं इट इज सर्कुलर, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं इट हैज एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इट हैज एसेंशियल इंफॉर्मेशन और इस न्यूक्लियोइड को हम लोग जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए का मतलब मेन डीएनए, इसको हम लोग जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए मतलब मेन डीएनए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज मेन डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में इनको न्यूक्लियोइड को क्या बोल सकते हैं, ये एक मेन डीएनए है। मतलब कि एक प्रोकैरियोट्स के सेल में क्या काम होगा, क्या रिएक्शन चलेगा, जितना भी एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है इसके अंदर में। बोर्ड नहीं दिख रहा है, अच्छा रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। कहाँ गई तुम, वो कहाँ गई? हाँ अच्छा ठीक है, अभी ठीक हो जा रहा है, परेशान नहीं होइए, अभी ठीक हो जा रहा है, ठीक है। तो जब तक बोर्ड ठीक हो रहा है थोड़ा सा हम लोग आपसे बात करते हैं कि एक बार रिवाइज करते हैं, तब तक अभी आ रहे हैं दीदी, वो ठीक करेंगे आकर के, ठीक है। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं मेसोसोम के बारे में, लास्ट क्लास में पढ़ लिए, याद है मेसोसोम के बारे में? फंक्शन बताएंगे कोई, मेसोसोम का फंक्शन बताइएगा। क्या बोले, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है क्या? एक बार देख लीजिए। अच्छा रुक जाओ, हो जा रहा है, ठीक हो रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, दिख रहा है अब। सही तो है कैमरा, ठीक है। इधर देखिए, वो हो जाएगा थोड़ा देर, अगर कुछ नेटवर्क इशू होगा ना उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होइए। अभी हम लोग यहां से देख रहे हैं, बाद में आप वहां से देख लेना यूट्यूब से, जहां जहां पे छूटेगा ना जो पार्ट, वो आप यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। चलो क्लियर है, यहाँ पे अभी दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियाइड डीएनए के बारे में, न्यूक्लियाइड के बारे में बात कर रहे थे कि न्यूक्लियाइड क्या है, कि प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियाइड के बारे में क्या बात कर सकते हैं, न्यूक्लियाइड के बारे में बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये नेकेड होता है। न्यूक्लियाइड कैसा होता है, इट इज नेकेड। ये कैसा है, ये सर्कुलर है। और लिख सकते हैं इट इज डबल स्ट्रैंडेड। उसके बाद बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। फिर बोल सकते हैं इट हैज एसेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो सारा इंफॉर्मेशन है वो किसके पास प्रेजेंट है, उस प्रोकैरियोटिक सेल का सारा इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियाइड डीएनए के पास प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मेन डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए। उसके बाद बोल सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स
या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड with the help of some protein in a region known as न्यूक्लियाइड। मतलब स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उस प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो पैक्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन। कुछ प्रोटीन मिलकर के उस पूरे डीएनए को पैक करते हैं और एक रीजन में रखा गया है, और उसी पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो पैक किया गया है कुछ प्रोटीन से विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियाइड, कि एक रीजन में रख दिए हैं और उसी को हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं, न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियाइड के बारे में बोलना है कि न्यूक्लियाइड इज अ प्रोकैरियोटिक डीएनए, कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए प्रेजेंट है और उसके डीएनए को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। मतलब कि प्रोकैरियोट्स में दो तरह का डीएनए होता है, एक होता है न्यूक्लियाइड डीएनए और एक होता है प्लास्मिड डीएनए। अभी प्लास्मिड डीएनए के बारे में बात करेंगे। पहले आपको यह बात क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियाइड क्या होता है, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उस सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियाइड। क्या लिखे कि ये कैसा होता है, ये नेकेड होता है, मतलब बिना कवरिंग का प्रेजेंट है, बाहर में कोई भी तरह का कवरिंग नहीं है। जैसे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। फिर बोले कैसा है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर जैसा दिखता है, गोल दिखता है। फिर बोले इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कहां पे प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। फिर बोले इट हैज एसेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक सेल का जितना भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कहां पे रखा हुआ है, वो कहां पे प्रेजेंट है, वो इस न्यूक्लियर डीएनए के पास प्रेजेंट है, उस सेल का इंफॉर्मेशन। फिर बात किए कि इट इज मेन डीएनए, इट इज मेन डीएनए ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का मेन डीएनए किसको बोलते हैं, मेन डीएनए हम लोग न्यूक्लियाइड को बोलते हैं। फिर यहां पे लिखे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए इज पैक्ड विद हेल्प ऑफ सम प्रोटीन इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियाइड, कि न्यूक्लियाइड किसको बोले, कि न्यूक्लियाइड क्या है, कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है उसके डीएनए को हम लोग पैक कर रहे हैं कुछ प्रोटीन से। वो हम लोग का 12th क्लास में बात करेंगे कि कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन अभी नहीं जानना है, क्लास 12th में जानना है। क्या लिखे, पैक्ड विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियाइड, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियाइड बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बात किए थे कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए में एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, उसका नाम है प्लास्मिड डीएनए। अभी प्लास्मिड डीएनए के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए एक बार पूरा, ये बोर्ड को पूरा लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्लास्मिड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखिए पहले, चलो ये लिख लिया आप लोग, चलो ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियाइड पहला पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास बात कर रहे हैं प्लास्मिड डीएनए के बारे में, कि प्लास्मिड डीएनए क्या होता है। प्लास्मिड डीएनए के बारे में बोल सकते हैं, जैसे देखो ये एक सेल है और इस सेल का इसको बोल सकते हैं सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और इसमें अंदर वाले लेयर को बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहां पे ये न्यूक्लियाइड भी प्रेजेंट है, यहां पे साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में एक डीएनए प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं न्यूक्लियाइड। अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में ही बात किए हैं कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। न्यूक्लियाइड इज द मेन डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल में दो तरह का डीएनए है, जिसमें से न्यूक्लियाइड वाला जो डीएनए है वो मेन डीएनए है। न्यूक्लियाइड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का जिसको प्रोटीन से पैक किया गया है, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियाइड। जब भी आपसे पूछा जाए न्यूक्लियाइड क्या है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोट्स के डीएनए को हम लोग न्यूक्लियाइड टर्म दे सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कि ये जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए के बाद एक और डीएनए यहां पे प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लास्मिड डीएनए। क्या बोले, प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, प्लास्मिड डीएनए नाम है। अभी हम लोग प्लास्मिड डीएनए के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहां पे लिख सकते हैं प्लास्मिड डीएनए के बारे में, क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब क्या है, स्टेटमेंट लिखे इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डीएनए के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, कि मेन डीएनए को छोड़ दे तो बाहर में एक और डीएनए प्रेजेंट है, उसी के जस्ट आसपास एक और डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसमें लिखे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्लास्मिड डीएनए है वो हर एक प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट होगा इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। लिख दीजिएगा इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। सारे प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं मिलेगा, हर जगह हम लोग को नहीं मिलेगा। तो ये प्लास्मिड डीएनए करता क्या है सर, इसका काम क्या है, कुछ तो काम होगा ना, जहां पे प्रेजेंट है, जिस प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट है वहां पे कुछ तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है, इसका बहुत ज्यादा रोल आएगा। क्लास 12th में इसका बहुत ज्यादा हम लोग को रोल पढ़ना, जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पता चलेगा कि प्लास्मिड का क्या यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक दो पॉइंट लिख लेंगे प्लास्मिड के यूज के बारे में। यहाँ पे क्या बोले, प्लास्मिड क्या है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कि मेन डीएनए तो है ही प्रेजेंट बट साथ में एक और डीएनए प्रेजेंट है, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कि क्रोमोसोमल डीएनए है बट बाहर में एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम क्या पड़ रहा है, प्लास्मिड डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में हम पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये भी कैसा होता है, सर्कुलर ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट इज सर्कुलर, इट इज सर्कुलर। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखे सर्कुलर होता है, एंड डबल स्ट्रैंडेड, एंड डबल स्ट्रैंडेड मतलब कितना स्ट्रैंड है, देखो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। अगर डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है ना, तो इस तरह के डीएनए को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, जहां पे दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। तो जिस भी डीएनए में दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और वैसा डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ सर्कुलर भी हो तो उस डीएनए को हम लोग बोल देते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ऐसा देखो, इस तरह से जो डीएनए प्रेजेंट होगा डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर इन नेचर है, तो उसको बोलेंगे इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो प्लास्मिड डीएनए कैसा है, प्लास्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और प्लस सर्कुलर भी है। और न्यूक्लियर डीएनए कैसा है, न्यूक्लियर डीएनए भी सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो वहां पे पीछे वाले एक पॉइंट वहां पे ऐड कर देना, न्यूक्लियर वाले में डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे लिख देना, कहीं पे भी एक पॉइंट इसी में लिख देना है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डीएस डीएनए। क्या लिखते हैं, डीएस डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो याद रखना कि डीएस डीएनए क्या होता है, एसएस डीएनए हो, एसएस डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएस डीएनए कहीं लिखा होगा ना, इसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए, यहाँ पे प्लास्मिड के बारे में बात चल रहा है। अब एक बार क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिख लिए इट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं प्लास्मिड के बारे में, प्लास्मिड के ही बारे में और कुछ हम पॉइंट लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड, करता क्या है, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर, इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर मतलब ऐसा समझो ना, एक एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो आपके पास दो हैंड्स है ना, हमारे पास तो एक ही हैंड्स है, लेकिन मान लो कुछ समय के बाद मेरे पास एक विंग्स आ गया, मेरे बॉडी में एक विंग्स डेवलप हो गया, यहां से बाहर से एक विंग्स आ गया। तुम हमको और आपको जब कंपेयर करेंगे, जब मेरे को कंपेयर किया जाएगा आपसे, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा फीचर प्रेजेंट रहेगा। वो क्या फीचर है कि मेरे पास मेरे बॉडी में एक विंग्स भी प्रेजेंट है। तो प्लास्मिड को भी ऐसा समझ लो कि जिसके पास प्लास्मिड प्रेजेंट है ना, वहां पे वो कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप प्रोवाइड कर रहा है। और वो फिनोटाइप क्या है, इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक, मतलब कि जिस बैक्टीरिया के पास, जिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास
प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट होगा ना, तो प्लास्मिड डीएनए होने से उस प्लास्मिड डीएनए क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को बचाएगा एंटीबायोटिक से, बैक्टीरिया से वो रेसिस्टेंट कर देगा, एंटीबायोटिक से उसको रेसिस्टेंट कर देगा। कोई भी तरह का एंटीबायोटिक आएगा तो अगर किसी के पास प्लास्मिड डीएनए है प्रेजेंट तो उसको मार नहीं पाएगा। तो इसीलिए लिखते हैं इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो ग्रुप, ऐसा मानो कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है और इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास यहाँ भी न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लास्मिड डीएनए। क्या बोले, इस वाले प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, प्लास्मिड डीएनए। इसको तो हम लोग बोल दिए न्यूक्लियर डीएनए, इसको बोल दिए न्यूक्लियाइड और इसको बोल दिए प्लास्मिड डीएनए। अब डिफरेंस क्या देखना है कि जैसे मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अभी ये डिफरेंस दिख रहा है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट है और इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्लास्मिड डीएनए एब्सेंट है। तो जिसके पास प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट रहेगा वो क्या इसको कुछ तो फायदा देगा ना, तो वो क्या बेनिफिट पहुंचाएगा, इस प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बेनिफिट देगा, तो प्लास्मिड डीएनए यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा ना कि अगर किसी भी एंटीबायोटिक से इस बैक्टीरिया को किल करना चाहेंगे ना तो कोई भी एंटीबायोटिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्लास्मिड डीएनए प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक, कि जिस बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट है ना उसको कोई भी एंटीबायोटिक से हम लोग मार ले तो वो खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। और जिसके पास प्लास्मिड डीएनए नहीं है वो रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। मतलब मान लो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ए नाम का एक एंटीबायोटिक है और यहाँ पे भी मान लो ए नाम का एक एंटीबायोटिक आ रहा है। जैसे कि मानो कि ए नाम का एक एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आ रहा है और यही ए नाम का एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन इस बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लास्मिड डीएनए और इस बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड डीएनए नहीं प्रेजेंट है। तो जहां पे प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट रहेगा ना तो ये एंटीबायोटिक इसको नहीं मार पाएगा और जहां पे प्लास्मिड डीएनए एब्सेंट है ये एंटीबायोटिक इसको किल कर सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लास्मिड डीएनए क्या कर रहा है, प्लास्मिड डीएनए एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर, कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा फीचर लेकर के आ रहा है। समझ में बात आया? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है तो वही लिखेंगे प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। ये सब लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बोले थे, ठीक है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं इट प्रोवाइड, वो एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है तो इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। इसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे इस पे ब्रैकेट में लिखिएगा इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। तो देखो आपको अभी क्या डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, आपको समझना क्या है कि अभी हमने क्या पढ़ाया, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियाइड के बारे में और प्लास्मिड डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग न्यूक्लियर डीएनए के बारे में क्या बोले, न्यूक्लियर डीएनए के बारे में बोले कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वहां पे जो न्यूक्लियस है, वहां पे जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। कैसा होता है? ये नेकेड होता है। कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये मेन डीएनए होता है। यहाँ पे एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रोसेस चलेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, वो सब इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियर डीएनए के पास प्रेजेंट है। इसीलिए उसको बोला जाता है मेन डीएनए, कि एक सेल में कौन सा रिएक्शन चलेगा, क्या चलेगा, जो भी प्रोसेस चलेगा वो कहां पे उसका इंफॉर्मेशन है, उसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियाइड के पास। लेकिन प्लास्मिड डीएनए क्या है? प्लास्मिड डीएनए एक ऐसा डीएनए है जो हर एक बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं प्रेजेंट है। तो जहां पे प्रेजेंट होता है ना वो क्या करता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि जिसके पास प्लास्मिड डीएनए प्रेजेंट है तो उसको कोई भी एंटीबायोटिक आ रहा है मारने के लिए तो उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जहां पे प्लास्मिड डीएनए एब्सेंट है वहां पे कोई भी एंटीबायोटिक डाले तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। समझ में बात आया? तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियाइड के बारे में बात हो गया, फिर नेक्स्ट बात कर लिए प्लास्मिड के बारे में। प्लास्मिड के बारे में क्या बोले? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, कि क्रोमोसोमल डीएनए तो है ही, मेन डीएनए तो है ही, बट साथ में एक और डीएनए प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? प्लास्मिड डीएनए, ठीक है। फिर बोले इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता है, कहीं कहीं प्रेजेंट है। फिर बोले नेक्स्ट क्या बात किए, नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट इज सर्कुलर। कैसा होता है?
सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड के बारे में क्या बताएं, जहां पे दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, तो इस तरह के डीएनए को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, आगे बात किए ये करता क्या है, प्लास्मिड डीएनए का क्या रोल है, तो लिखिए इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर, कि क्या कर रहा है ना, कि जहां पे प्लास्मिड डीएनए है जिस बैक्टीरिया के पास, उसको एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कर दे रहा है। और वो फीचर क्या है, वो फीचर है कि इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक से इसको बचा रहा है। जिस बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड डीएनए है उस बैक्टीरिया को कोई भी एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं कर सक रहा है, तो वो बचा रहा है ना, रेसिस्टेंस दे रहा है, एंटीबायोटिक से उसको बचा रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट प्रोवाइड रेसिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक। आपको याद रखना है ये सब पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करें, कुछ क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो अब डिफरेंस लिख लेते हैं एक एक करके, प्लास्मिड डीएनए के बारे में और न्यूक्लियर डीएनए के बारे में। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ये सर्कुलर होता है और ये भी कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, ये प्लास्मिड ऊपर लिखा हुआ है और ये न्यूक्लियाइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर है, ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। ये कैसा है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लास्मिड के बारे में लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, it is extra chromosomal DNA। ठीक है, इसमें लिखेंगे इट इज मेन डीएनए, इट इज मेन डीएनए। फिर लिखेंगे इसके बारे में, प्लास्मिड के बारे में लिखेंगे इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग। फिर लिखेंगे इट्स डीएनए replicate only, its DNA replicate only when cell divide, only when cell divide, जब सेल डिवाइड करेगा तभी इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं, इसके बारे में प्लास्मिड के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज एडिशनल डीएनए, इट इज कि एक्स्ट्रा है, एडिशनल डीएनए। ठीक है, चलो उसके बाद राइबोसोम टॉपिक है हमारे पास, इसको लिखिए आप लोग, ये पूरा नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखे कैसा है, सर्कुलर है, न्यूक्लियाइड भी कैसा है, सर्कुलर है। फिर बोले प्लास्मिड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है। न्यूक्लियाइड कैसा है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड है। फिर क्या बात किए, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कि मेन डीएनए तो है ही बट साथ में एक और डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बाहर में और भी एक डीएनए प्रेजेंट है जिसी का नाम है प्लास्मिड डीएनए। फिर बोले इट इज मेन डीएनए, और मेन डीएनए को हम लोग जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, तो लिख लेना जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए। फिर बात किए इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, इसके बारे में भी बता रहे हैं। फिर लिखे इट्स डीएनए रेप्लिकेट ओनली व्हेन सेल डिवाइड। अभी यही लास्ट पॉइंट अभी समझाएंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे, ये न्यूक्लियाइड हो गया, ये प्लास्मिड हो गया। ठीक है, चलो ये प्लास्मिड डीएनए है और ये न्यूक्लियाइड डीएनए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लास्मिड डीएनए, प्लास्मिड डीएनए, और इसके बारे में लिखे न्यूक्लियाइड डीएनए, न्यूक्लियाइड लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात किए यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट पहले पढ़ो कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, मतलब कि खुद ब खुद रेप्लिकेट करते जाएगा। और यहाँ लिखे इट्स डीएनए रेप्लिकेट ओनली व्हेन सेल डिवाइड। तो पहला नंबर बात करते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या होता है। ठीक है,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, इसका नेचर होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग का। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करे चाहे नहीं करे, अभी एक सेल दिख रहा है आप लोग को, ये एक सेल है, लेकिन क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसका डिवीजन चलता रहता है, इसका रेप्लिकेशन चलता रहता है, 1 से 2 बनता रहा, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, सेल डिवाइड करे चाहे नहीं करे, ये प्लाज्मिड डीएनए अपना डिवीजन करते रहता है। तो लिखते हैं इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, खुद ब खुद रेप्लिकेट करते ही जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल डिवाइड करे चाहे नहीं करे उससे उसको मतलब नहीं है, बस ये अपना रेप्लिकेशन करते ही जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। और प्लाज्मिड डीएनए का ये भी टर्म यूज कर सकते हैं, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, एक ऐसा डीएनए जो सेल डिवीजन करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो अपना डिवीजन करता रहेगा। तो यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड डीएनए का नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये जो न्यूक्लियाइड डीएनए है ये कब रेप्लिकेट करेगा, ये न्यूक्लियाइड डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, तो इसका रेप्लिकेशन कब होगा, इसका रेप्लिकेशन कब होगा, जब सेल डिवाइड करेगा, जब एक सेल से 2 सेल में अगर कन्वर्ट होना है तो इसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। अभी उसको समझा रहे हैं, पहले ये बात समझो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए क्या होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए का मतलब कि ये सेल डिवीजन करे चाहे नहीं करे, ये न्यूक्लियाइड डिवाइड करे चाहे नहीं करे, लेकिन इसका डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए के बारे में क्या क्या याद रखना है कि प्लाज्मिड इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, अंदर में ये न्यूक्लियाइड रेप्लिकेट करे चाहे नहीं करे, इससे इस प्लाज्मिड का कोई मतलब नहीं है, प्लाज्मिड को कोई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियाइड रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं, लेकिन प्लाज्मिड जो है अपना रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली करता ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में क्या पॉइंट लिखे, इसके बारे में लिखे कि इट्स डीएनए रेप्लिकेट ओनली व्हेन सेल डिवाइड, कि न्यूक्लियाइड डीएनए कब रेप्लिकेट करता है, न्यूक्लियाइड डीएनए कब रेप्लिकेट करेगा, जब एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होना है, कि एक सेल है इसको 2 सेल में डिवाइड होना है, तभी वो न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के साथ समझ सकते हैं, यहाँ पे मान लो एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बना, ये सेल बना लिए प्रोकैरियोटिक सेल, ये न्यूक्लियाइड डीएनए। ठीक है, अभी मान लो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये डिवीजन किया और डिवीजन करके 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सेल डिवीजन किया और डिवीजन करके क्या कर लिया, 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहां लिख देते हैं डिवीजन। ठीक है, ये एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन अब हमको बताना कि ये जो सेल है जब तक इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा तब तक क्या ये फंक्शन कुछ भी कर पाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगा ही नहीं। जैसे कि क्या बोले थे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है कि एक सेल क्या काम करेगा, कौन सा रिएक्शन चलेगा उसमें मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन कहां प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। समझ बात आया। लेकिन देखो कि ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ये 2 सेल में डिवीजन कर लिया, और अगर मान लो यहाँ पे जीन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ डीएनए नहीं बना, यहाँ भी डीएनए नहीं आया है, तो क्या ये सेल फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस जेनेटिक मटेरियल को हमको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, इसका कॉपी बनाना पड़ेगा, एक कॉपी यहाँ पे आएगा और एक कॉपी यहाँ पे आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियाइड को रेप्लिकेट करना पड़ेगा कि नहीं, ये न्यूक्लियाइड एक है, इसका जितना इंफॉर्मेशन है वो सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा इस तरह से, तब जाके एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे फंक्शन हो पाएगा इस दोनों सेल के बीच में। तो क्या स्टेटमेंट लिखे कि न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट ओनली व्हेन सेल डिवाइड, कि जब सेल डिवाइड होता है तभी न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट करता है, वैसे वो रेप्लिकेट करता नहीं है। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए कब रेप्लिकेट करता है, न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट करे चाहे नहीं करे, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता रहता है। तो यहाँ पे क्या बोले कि न्यूक्लियाइड डीएनए कब रेप्लिकेट करेगा, जब सेल डिवाइड होता है, जब 2 सेल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का जरूरत है, हमें डीएनए का यहाँ पे जरूरत है। क्यों जरूरत है, ये सेल क्या काम करेगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए में प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है, जीन में प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉपी इधर आ गया, तो हम लोग क्या बोले कि न्यूक्लियाइड डीएनए कब रेप्लिकेट करता है, न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट करता है जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवीजन करता है ना, एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट होता है, तभी न्यूक्लियाइड डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, वैसे न्यूक्लियाइड डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। समझ में बात आ गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम। यहां तक बात क्लियर हो गया, हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक करते जा रहे हैं। न्यूक्लियाइड पढ़ लिए, प्लाज्मिड पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो राइबोसोम। कुछ क्वेश्चन कीजिएगा क्या पहले,
चलो अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलो ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम किधर गया, रुको एक मिनट। अच्छा चलो राइबोसोम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं और हेडिंग लगा दीजिए राइबोसोम। हेडिंग लगाइए राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है, जैसे मानो एक सेल है, ठीक है। इस सेल में जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसका राइबोसोम जो है ना, वो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब साइटोप्लाज्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है राइबोसोम। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका राइबोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। किसका राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम किससे अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इससे अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये राइबोसोम है, इस तरह से अटैच होता है राइबोसोम मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात करेंगे तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट राइबोसोम के बारे में लिखिएगा, इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, जिसके बाहर कोई भी तरह का कवरिंग नहीं प्रेजेंट है। तो क्या बोले, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस, जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये नेकेड है, विदाउट एनी कवरिंग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज ग्रैनुलर, मतलब ये ग्रेन्स के जैसा होता है, जैसे ग्रेन्स देखे हो ना, वो ग्रैनुलर साइज होता है, तो लिख सकते हैं इट इज ग्रैन्युलर, इट इज ग्रेन्युलर, इट इज ग्रेन्युलर लिख सकते हैं। उसके बाद इसका साइज कितना होता है, साइज के बारे में लिख सकते हैं 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, साइज है 15 से 20 नैनोमीटर। अच्छा, आप लोग जो यूकैरियोटिक सेल में जो हम एक कॉलम बनाए थे, एक तरफ लिखे थे प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ लिखवाए थे यूकैरियोटिक सेल, वहां पे यूकैरियोटिक सेल में एक मिस्टेक है, वहां पे 10 से 20 नैनोमीटर का साइज है यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। वहां पे सुधार लेना कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली कितना है, 10 to 20 नैनोमीटर का, ठीक है। वहां पे शायद 5 से 10 लिखवाए हैं, वहां पे कर लीजिएगा 10 से 20 नैनोमीटर यूकैरियोट्स में, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोले, इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, फिर बोले इट इज ग्रैन्युलर, ये ग्रेन्स जैसा होता है, साइज कितना है 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम के बारे में लिख सकते हैं, इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं इट इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो लिखिएगा इट इज नोन एज, it is known as protein factory, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, राइबोसोम पहली बार किस साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, तो उस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलेड। तो लिखिएगा इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेड, जॉर्ज पैलेड, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेड। याद रखना है कि राइबोसोम पहली बार सेल में कि राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, वो पहली बार किसने देखा, वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था जॉर्ज पैलेड के द्वारा। क्या बोले, इट इज मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। फिर बोले इट इज ग्रैन्युलर, कैसा होता है ये, ग्रैनुलर है। फिर बोले साइज कितना है, 15 से 20 नैनोमीटर है। इसको क्या बोलते हैं, नोन एज प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ लिख दें, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम, राइबोसोम is associated, ribosome is associated with the plasma membrane, plasma membrane,
कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो किससे अटैच्ड होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। याद रखना इस बात को कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम कहां पे अटैच्ड होता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम। उसके बाद लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और राइबोसोम किस चीज का बना है, तो लिखिएगा केमिकली राइबोसोम किस चीज का बना है, तो राइबोसोम बना है प्रोटीन का और आरआरएनए का। तो यहां पे लिखिएगा प्रोटीन प्लस आरआरएनए। ठीक है, इसको लिखिए, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल है, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। पहली बार किसने ऑब्जर्व किया राइबोसोम को, जॉर्ज पैलेट ने ऑब्जर्व किया। राइबोसोम का क्या साइज है, 15 से 20 नैनोमीटर का साइज है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहां पे एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। ठीक है, यहां तक बात। चलो आगे बात करते हैं। केमिकली किस चीज का बना है, तो केमिकली राइबोसोम बना है प्रोटीन प्लस आरआरएनए का बना है। और राइबोसोम दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम अलग होता है और यूकैरियोट्स का राइबोसोम अलग होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, वहां पे राइबोसोम कुछ अलग टाइप का है और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ राइबोसोम। देखो राइबोसोम के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, चलो क्या लिखे, फर्स्ट ऑब्जर्व हो गया, मेम्ब्रेनलेस है, ग्रेनुलर है, साइज है, नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। उसके बाद फिर क्या बात किए कि एसोसिएटेड किससे रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहां पे, प्रोकैरियोट्स में। फिर बोले इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। केमिकली राइबोसोम किसका बना है, प्रोटीन का और डीएनए का, आरआरएनए का बना है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप ऑफ राइबोसोम। टाइप ऑफ राइबोसोम। टाइप ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और एक होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और इधर लिखेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है और यूकैरियोट्स का राइबोसोम अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि राइबोसोम जो है ना प्रोकैरियोट्स का कैसा होता है, जैसे मान लो इस तरह से सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए इसको, राइबोसोम में यहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है और आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन होता है और आरआरएनए होता है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर बात करें राइबोसोम के बारे में और डिटेल में आ सकते हैं, बात हो सकता है और भी डिटेलिंग हो सकता है, लेकिन हमारे बुक में ऐसा कोई राइबोसोम का सब यूनिट के बारे में बात नहीं करना है कि राइबोसोम के ऊपर वाले में कितना सब यूनिट है, नीचे वाले में क्या सब यूनिट है, वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर प्रोकैरियोट के राइबोसोम के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऊपर में 16s आरआरएनए होता है, यहाँ पे 5s आरआरएनए होता है और 23s आरआरएनए होता है। ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है।
हमारे एग्जाम में जितना आएगा हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, अननेसेसरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बस ये दिया हुआ है हमारे पास कि राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम का 2 सब यूनिट है, एक सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट है और एक सब यूनिट लार्जर सब यूनिट है। देखो ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ये जो ऊपर वाला है इसका क्या है यूनिट, इसको बोलते हैं 30s राइबोसोम और नीचे वाले को बोलते हैं 50s राइबोसोम। जब ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो कंबाइन होकर के फॉर्मेशन करता है 70s राइबोसोम का। आपको याद रखना है कि 30s और 50s मिला करके तो 80 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 70s राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो कैसा है, 70s टाइप का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम का सब यूनिट बताओ कि स्मॉलर सब यूनिट कितना है, लार्जर सब यूनिट कितना है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्मॉल सब यूनिट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके बारे में स्मॉल सब यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। आप लोग भी इसको लिख लो कि ऊपर वाले को बोले स्मॉल सब यूनिट और नीचे वाले को बोले लार्ज सब यूनिट, ये दोनों कंबाइन करके फॉर्मेशन करेगा 70s राइबोसोम का। अभी यहाँ पे बताएंगे कि S क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बोले कि ये ऊपर वाला स्मॉल सब यूनिट, नीचे वाला लार्ज सब यूनिट, दोनों कंबाइन किया और कंबाइन करके फॉर्मेशन किया 70s राइबोसोम का। क्लास 12 में पढ़ना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होता है। ये कॉम्बिनेशन, ये राइबोसोम अलग से बन करके आएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, अलग अलग सब यूनिट, और साइटोप्लाज्म में जाके कंबाइन करता है, तो अब हम लोग उसको बोलते हैं 70s राइबोसोम। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसको हम लोग बोलते हैं 80s राइबोसोम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बात होगा, यहाँ पे एक स्मॉल सब यूनिट बना देते हैं और एक लार्ज सब यूनिट बना देते हैं, ठीक है। और फिर से ये दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन करके फॉर्मेशन करेगा 80s राइबोसोम का, कंबाइन टू फॉर्म 80s राइबोसोम, कंबाइन टू फॉर्म 80s राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट दोनों कंबाइन कर गया और फॉर्मेशन किया 80s राइबोसोम का, ठीक है। 80s राइबोसोम बोल दिए, लेकिन इसका सब यूनिट का हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो ऊपर वाला सब यूनिट है इसको बोलते हैं 40s राइबोसोम और नीचे वाले को बोलते हैं 60s राइबोसोम, ठीक है। तो ये 40s और 60s मिला करके 100 होता है, लेकिन हमको क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है 80s। अब इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है कि यहाँ पे 80s क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पे 70s क्यों लिख रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं 30 और 50 तो हो रहा है 80, लेकिन लिख रहे हैं 70s। जब ऐड कर रहे हैं 60 और 40 होता है 100, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं 80s। अब ये 80s ही क्यों लिख रहे हैं वो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ही है कि प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम का सब यूनिट कितना है, एक है 30s और एक है 50s। दोनों जब कंबाइन करता है तो क्या बोलते हैं उसको, 70s राइबोसोम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात की कि यूकैरियोट का जो राइबोसोम है उसके 2 सब यूनिट का अगर नाम पूछा जाए तो स्मॉलर सब यूनिट कितना है, 40s, और लार्जर सब यूनिट कितना है, 60s। दोनों जब कंबाइन करता है तो फॉर्मेशन करता है 80s राइबोसोम का। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? चलो आगे बात करेंगे। इसको लिखिए आप लोग, ये पूरा बोर्ड में जो भी बनाए हैं इसको लिखिए। ये प्रोटीन है, तो राइबोसोम तो प्रोटीन से बना है ना, प्रोटीन एंड आरएनए से, और इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं वो भी, राइबोसोम इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये लिख लीजिए आप लोग। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप कीजिए। आवाज आ रहा है? चलो ठीक है, चलो बात करते आगे। क्या बोले, टाइप ऑफ राइबोसोम हो गया 70s राइबोसोम एंड 80s। तो आपको याद क्या रखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में क्या बोलते हैं उसको, 70s राइबोसोम, यूकैरियोट्स में क्या बोलते हैं, 80s राइबोसोम। यहाँ पे S क्या है, S यहाँ पे जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर सेवेडबर्ग यूनिट, इसके बारे में अभी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग राइबोसोम के बारे में लिख सकते हैं कि राइबोसोम इज नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। लिखिएगा, राइबोसोम is also known as ribonucleoprotein. Ribosome is also known as
राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम किसका बना है, राइबोसोम बना होता है प्रोटीन का और आरआरएनए का, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इट इज नोन एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर बात हुआ? चलो आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर सकते हैं, 70s हो गया, 60s हो गया, चलो ठीक है। तो राइबोसोम के बारे में बात हुआ, अभी खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक उठा लेते हैं राइबोसोम के बाद। अच्छा, एक टॉपिक और हो सकता है राइबोसोम में, कि जब एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि मानो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये डीएनए है, कैसा डीएनए है सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डीएनए में जितना भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, क्लास 12 में ये टॉपिक पढ़ना है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए में जितना भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना, जैसे कि मानो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इस रीजन में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे ये बन गया आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन। यहां पे हो क्या रहा है कि यहां जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहां पे वो प्रोटीन बन गया। समझ में बात आया कि हमारे बॉडी में डीएनए इंटरेक्ट नहीं करता है, जीन इंटरेक्ट नहीं करता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन इंटरेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हेयर ब्लैक हो रहा है, वो हेयर ब्लैक क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में ब्लैक हेयर से रिलेटेड आपके बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, और इसी के कारण आपका हेयर ब्लैक आ रहा है। वो फिनोटाइप जो बाहर में जो आप देख रहे हो ब्लैक हेयर, वो कैसे डेवलप कर रहा है? आपके बॉडी में प्रोटीन बन रहा है रिलेटेड टू ब्लैक हेयर, और जिसके कारण आपके बॉडी में ब्लैक हेयर अपीयर हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम वो इंफॉर्मेशन कहां पे है कि मेरे बॉडी में ब्लैक हेयर प्रेजेंट होगा, वो इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए में है, मेरे जेनेटिक मटेरियल में वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि इस पर्सन का जो हेयर होगा वो ब्लैक हेयर होगा। तो उस इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया गया? उस इंफॉर्मेशन को आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया, कि डीएनए में जो इंफॉर्मेशन था वो कन्वर्ट हो गया आरएनए के फॉर्म में, और आरएनए फिर किस में कन्वर्ट हो गया? आरएनए कन्वर्ट हो गया प्रोटीन। मतलब कि यहां जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन इसी का है। ये प्रोटीन, यहां पे जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन था ना, वो प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना है क्लास 12 में। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन बोले और यहां पे ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसलेशन। अब हम ये क्यों बता रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक? तो क्लास 12 का टॉपिक इसीलिए बता रहे क्योंकि हमको यहां पे एक टॉपिक समझना है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो ये पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीजोम बोलते हैं, इसको लिखिए पहले, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो समझ में आया ना कि डीएनए से क्या बनता है? इसमें लिख देना यहां डीएनए, ये डीएनए है, और डीएनए से क्या बना? आरएनए बना, और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। तो ये डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोले? ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोले? ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। जैसे मानो यहां जो डीएनए था, यहां जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए, डीएनए से ये कन्वर्ट हो गया आरएनए में, आरएनए, और यहां जो आरएनए प्रेजेंट है ना, वो आरएनए कितना तरह का हो सकता है? हमारे पास बहुत तरह का आरएनए है। एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एसएनआरएनए। लेकिन यहाँ पे हमको बात करना है एमआरएनए के बारे में, मतलब मैसेंजर आरएनए के बारे में। डीएनए से यहाँ पे बना आरएनए, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एमआरएनए के बारे में। किस आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं? एमआरएनए के बारे में। बोले कि डीएनए से ट्रांसलेशन होकर, ट्रांसक्रिप्शन होकर के, ट्रांसक्रिप्शन होकर के बना एमआरएनए, और एमआरएनए में अगर मान लो बहुत सारा राइबोसोम आकर के अटैच हो जाता है, जैसे ये मानो एमआरएनए है, एमआरएनए, जब एमआरएनए में बहुत सारा राइबोसोम आकर के अटैच हो जाएगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। ये ऊपर वाला ये जो येलो कलर का बना रहे हैं, ये राइबोसोम बना रहे हैं, कि क्या बोले?
कि जब बहुत सारा राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पे आके अटैच हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीजोम। तो यहां पे लिखेंगे इसको पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम एक ही बात है, पॉलीजोम। पॉलीराइबोसोम बोलेंगे या फिर पॉलीजोम बोलेंगे। तो इसके बारे में लिख क्या सकते हैं, तो स्टेटमेंट लिखिएगा व्हेन many ribosome attach on a single mRNA strand, single mRNA strand known as polyribosome और पॉलीजोम। क्या बात की है कि जब एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम आकर के अटैच हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग राइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीजोम बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज राइबोसोम और व्हाट इज पॉलीराइबोसोम। एक सिंगल एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम जब अटैच हो जाता है ना, तो इसी स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। ठीक है, क्लियर? चलो टाइम हमारा हो चुका है, हमारा क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है हर दिन, टाइम इतना जल्दी कैसे बीत गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसके बाद। एनसीईआरटी रीडिंग आज भी छूट गया, क्वेश्चन आज भी छूट गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप लोग कंप्लीट करना, रिवाइज करना, और जहां पे प्रॉब्लम हो आप हमसे वो ग्रुप में पूछो। ग्रुप में आप लोग एक्टिव क्यों नहीं हो, ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए कि सर कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। आपको कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो सब ग्रुप में पूछा कीजिए। ग्रुप किस लिए दिया गया है, ग्रुप दिया गया है डिस्कशन करने के लिए। टीचर से डिस्कशन कीजिए, टीचर से क्वेश्चन पूछिए, इसलिए उसका बेनिफिट लीजिए। आप लोग को बहुत ज्यादा, आप लोग लकी है कि इतना सारे टीचर का आपको एसोसिएशन मिल रहा है, एक साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इतना अच्छे अच्छे टीचर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आप उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोग रेस्पॉन्स तो कीजिए ग्रुप में, क्वेश्चन आप लोग पूछिए, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए, तो वो सब हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेस्पॉन्स बस तो कीजिए। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।